नमस्कार। आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। अच्छा, गोवा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? खूबसूरत बीचेस, शानदार छुट्टियां और एकदम रिलैक्स करने वाला माहौल, है ना? लेकिन आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो इस खूबसूरत और सुनहरी तस्वीर पर एक बहुत ही डरावनी और काली परछाई डालता है। आज हम भारत की सबसे खौफनाक जगहों में से एक डिमेलो हाउस की कहानी का विश्लेषण करेंगे। उपलब्ध स्रोतों के आधार पर ये सिर्फ कोई आम डरावनी कहानी नहीं है। ये एक ऐसा वाकया है जो इंसान की उत्सुकता और एक बेहद खौफनाक इतिहास के भयानक टकराव को दर्शाता है। एक ऐसी जगह की दास्तान जहां अतीत आज भी पूरी तरह से जिंदा है। ठीक है, तो चलिए इसमें गहराई से उतरते हैं। स्रोत सामग्री एक बहुत ही गहरा और मनोवैज्ञानिक सवाल हमारे सामने रखती है। देखिए, ये कहानी सिर्फ एक प्रेतबाधित या हॉन्टेड घर के बारे में नहीं है, ये एक चेतावनी है। सोचिए, एक ऐसी जगह जहां का इतिहास खुद चीख चीख कर कह रहा हो कि मुझसे दूर रहो। वहां जाने का अंजाम क्या हो सकता है? जब कोई इंसान जानबूझकर उस दर्द और खौफ से भरी सीमा को पार कर देता है तो उसके परिणाम कितने भयानक हो सकते हैं। आज का ये विश्लेषण हमें बिल्कुल यही समझने में मदद करेगा। अब जरा इस भयानक विरोधाभास को महसूस कीजिए। स्रोत के अनुसार इस पूरी खौफनाक घटना की शुरुआत एक बेहद सुरक्षित और खुशनुमा माहौल में हुई थी। कुछ दोस्त रात के समय समुद्र तट पर बॉन फायर के आसपास बैठे थे। वहां गर्माहट थी, दोस्तों का साथ था और पूरी तरह से सुरक्षा का एहसास था। लेकिन बस वहीं से एक चुनौती, एक डेर जन्म लेता है और ये चुनौती उन्हें सीधा डिमेलो हाउस के उस ठंडे, सड़ते हुए और अकेलेपन से भरे खंडर की तरफ ले जाती है। ये पल भर झपकते ही सुरक्षा के घेरे से निकलकर मौत के मुहाने पर खड़े होने जैसा है, जहां इंसान खुद चलकर उस खौफनाक सन्नाटे के बीच पहुंच जाता है। तो यहाँ सबसे अहम बात यह है कि इस घर का आखिर इतिहास क्या है। स्रोत के अनुसार लोक कथाओं में इस घर की नींव में एक बहुत ही खूनी त्रासदी छुपी हुई है। दो सगे भाई थे, उनके बीच संपत्ति को लेकर विवाद इतना कड़वा हो गया कि नफरत ने सारी हदें ही पार कर दी और फिर एक रात ये नफरत हिंसक हो गई। एक भाई ने दूसरे की चाकू भोंककर बेरहमी से हत्या कर दी और उसकी लाश को घर के ही पिछले हिस्से में एक पेड़ के नीचे दफना दिया। कुछ समय बाद उस हत्यारे भाई की भी मौत हो गई। लोक कथाओं का मानना है कि उनका वो झगड़ा कभी खत्म ही नहीं हुआ और वे दोनों एक अनंत काल के श्राप में हमेशा के लिए वहीं फंस गए। ये वो खूनी नींव है जिस पर यह पूरा खौफ खड़ा है। 19, सिर्फ 19 साल, ये समर्थ की उम्र थी जो इस पूरी खौफनाक कहानी के केंद्र में है। हम सब जानते हैं कि ये वो उम्र होती है जब इंसान के अंदर एक अजीब सा जुनून और कुछ कर गुजरने की निडरता होती है ना? इसी युवा अहंकार और खुद को साबित करने की चाह में समर्थ ने अपने दोस्तों की दी हुई उस चुनौती को स्वीकार कर लिया। चुनौती थी रात के घने अंधेरे में उस शापित संपत्ति की अकेले तस्वीरें खींचकर लाने की। यह फैसला इस बात का जीता जागता प्रमाण है कि कैसे कभी कभी अनुभवहीनता इंसान को सबसे बड़े खतरे के जबड़े में खींच ले जाती है। जैसे ही समर्थ अपनी स्कूटी से उस घर की ओर बढ़ रहा था, स्रोत बताते हैं कि प्रकृति खुद उसे चेतावनी दे रही थी। हवा अचानक से जमा देने वाली ठंडी हो गई। आसपास के जंगल में एक ऐसा भारी सन्नाटा छा गया जो बिल्कुल भी स्वाभाविक नहीं था। एकदम सुन्न कर देने वाली खामोशी जो किसी तूफान या बड़ी अनहोनी के आने से पहले होती है। और इसके साथ ही उसके अंदर एक बहुत ही गहरी और अजीब सी घबराहट पैदा होने लगी। ये साफ संकेत था जैसे वो जगह खुद उस घुसपैठिए को वापस लौट जाने की चेतावनी दे रही हो। और जब वो आखिरकार वहां पहुंचा तो सामने का नजारा किसी बुरे सपने से कम नहीं था। अंधेरे में डूबा हुआ एक बहुत पुराना जर्जर पुर्तगाली ढांचा, लेकिन जिस चीज ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा वो था एक पुराना झुका हुआ पेड़। स्रोत के अनुसार उस पेड़ के तने पर ऐसे गहरे निशान थे मानो किसी ने उसे अपने नाखूनों से बुरी तरह खरोंचा हो। उसकी जड़ें इस तरह घर की दीवारों के अंदर घुस रही थीं जैसे वो पूरे ढांचे को फाड़ देना चाहती हूँ। उस दृश्य को देखकर ऐसा लगता था मानो वो घर कोई निर्जीव इमारत नहीं बल्कि एक ऐसा भूखा राक्षस है जो न जाने कितनी जिंदगियों को पहले ही निगल चुका है। घर के अंदर कदम रखते ही जो महसूस हुआ वो सिर्फ दिमाग का डर नहीं था, वो एक बहुत ही भयानक शारीरिक प्रतिक्रिया थी। स्रोत में स्पष्ट उल्लेख है कि अंदर जाते ही सीने पर एक ऐसा भारीपन महसूस होने लगा मानो किसी ने बहुत बड़ा पत्थर रख दिया हो। एक एक सांस लेना मुश्किल हो रहा था और सबसे भयानक थी वहां की बदबू। सड़े हुए मांस के एक ऐसी दम घोटने वाली दुर्गंध जो सीधे दिमाग पर वार कर रही थी। ये इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उस जगह की हवा में ही मौत और सड़ांध घुली हुई है। और ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से दर्शाता है कि उस जगह का मनोवैज्ञानिक प्रभाव कितना गहरा था।
हॉल की दीवारों पर कुछ कार्टून बने हुए थे, लेकिन वे बिल्कुल भी सामान्य नहीं थे। उनके चेहरे विकृत और बुरी तरह बिगड़े हुए थे। उनकी आंखों की जगह सिर्फ काले खाली गड्ढे थे। और सबसे डरावनी बात यह थी कि ऐसा महसूस हो रहा था मानो वो खाली आंखें वहां आने वाले इंसान की हर एक हरकत पर पैनी नजर रख रही हों। वो घर अंदर से पूरी तरह जीवित और सतर्क महसूस हो रहा था, मानो वो खुद अपने शिकार को देख रहा हो। इसके बाद तो चीजें बहुत तेजी से हाथ से निकलने लगी। घटनाओं का एक के बाद एक ऐसा सिलसिला शुरू हुआ जिसने विज्ञान या तर्क के लिए कोई जगह ही नहीं छोड़ी। सबसे पहले सेल्फी कैमरे में ठीक पीछे 2 रहस्यमयी परछाइयां दिखाई दी। फिर एक भयानक गुर्राहट और दिल दहला देने वाली चीख गूंज उठी। अचानक अंधेरी में से 2 आदमियों के बहुत ही हिंसक तरीके से झगड़ने और चिल्लाने की आवाजें आने लगी। और इस पूर्ण दहशत के बीच पूरी तरह से चार्ज किया हुआ फोन अचानक डेड हो गया। ये वो पल था जब सारा अंधविश्वास और बहादुरी एक भयानक सच्चाई में बदल गई। दहशत अब अपनी चरम सीमा पर थी। उस पल दहशत के मारे वहां से भागने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। समर्थ ने पूरी ताकत लगाकर एग्जिट की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजे तक पहुंचते ही उस बड़े से खरोच वाले पेड़ के पास उसके कदम अचानक जम गए। ऐसा लगा मानो जमीन ने पैरों को जकड़ लिया हो। एक ऐसा ठहराव जिसने रोंगटे खड़े कर दिए। आखिर वहां रुकने की वजह क्या थी? बाहर निकलने के उस आखिरी रास्ते पर उस पेड़ के नीचे की मिट्टी में ऐसा क्या था जो उसका इंतजार कर रहा था? नीचे देखने पर जो दृश्य दिखा, सच कहूं तो वो किसी भी इंसान का दिमाग सुन्न करने के लिए काफी है। वहां मिट्टी में एक कब्र के आकार का बड़ा सा गड्ढा था और उस गड्ढे में एक आधा धंसा हुआ सड़ता हुआ शरीर पड़ा था। लेकिन असली खौफ उस लाश के शरीर में नहीं बल्कि उसके चेहरे में था। स्रोत स्पष्ट रूप से बताता है कि उस सड़ती हुई लाश का चेहरा बिल्कुल समर्थ का ही था। हाँ, बिल्कुल उसी का चेहरा। ये कोई आम भूत या आत्मा नहीं थी। ये इंसान के अपने ही अंत का, अपनी ही दर्दनाक मौत का एक जीता जागता और लकवा मार जाने वाला दृश्य था। और तभी वो भयानक लोक कथा हकीकत बनकर सामने आ गई। उस घने अंधेरे के बीच से 2 शरीर प्रकट हुए। वे दोनों पूरी तरह से सड़ चुके थे और उनके शरीरों पर चाकू से किए गए गहरे खून से लथपथ घाव साफ दिखाई दे रहे थे। ये वही 2 भाई थे। स्रोत सामग्री बताती है कि वे वहां सिर्फ चुपचाप खड़े नहीं थे, वे आज भी अपनी उसी पुरानी हिंसक लड़ाई को लड़ रहे थे। उनका वो खूनी अतीत सिर्फ एक कहानी नहीं था, बल्कि एक ऐसा भयानक लूप था जो वहां हमेशा के लिए कैद हो गया था और खुद को लगातार दोहरा रहा था। अब ये कहानी अपनी सबसे भयानक गति पकड़ती है। अचानक लड़ते हुए उन दोनों मृत भाइयों का ध्यान उस जीवित घुसपैठिए पर जाता है और जिस तरह से वे उसकी तरफ मुड़ते हैं ना, वो किसी का भी खून सुखाने के लिए काफी है। उनकी गर्दनें पूरी तरह से पीछे की ओर उल्टी घूम जाती हैं। उनकी आंखें खून जैसी सुर्ख लाल हैं, खोपड़ियां टूटी हुई हैं और उनके चेहरों पर ऐसा भयानक न खत्म होने वाला गुस्सा है जिसे शब्दों में बयां ही नहीं किया जा सकता। वे सालों से उस गुस्से में जल रहे थे और अब उनके सामने एक नया शिकार था। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये कैसे और भयानक होता है। ये वो हिस्सा है जहां मानसिक डर सीधे एक शारीरिक हमले में बदल जाता है। मिट्टी में गड़ी हुई वो लाश जिसका चेहरा खुद समर्थ का था, अचानक जीवित हो उठती है। वो अपने सड़े हुए हाथ ऊपर बढ़ाती है और उसे पकड़कर नीचे उस कब्र के अंधेरे में खींचने लगती है। ये सिर्फ एक हमला नहीं बल्कि एक ऐसा रूपक है जो दिखाता है कि कैसे अतीत का खौफ जीवित इंसान को पूरी तरह से निगलने की कोशिश करता है। उसका दम घुटने लगता है और आंखों के सामने पूरा अंधेरा छा जाता है। सुबह के 5:30 बज रहे थे। यह समय उस खौफनाक रात के अंत का प्रतीक है। जब घबराए हुए दोस्त आखिरकार उस घर तक पहुंचे तो सूरज की रोशनी धीरे धीरे उस अंधेरे को चीर रही थी और वहां घर के बाहर मिट्टी में सना हुआ बेसुध हालत में समर्थ पड़ा मिला। सुबह की उस रोशनी ने उसकी जान तो बचा ली, लेकिन स्रोत के मुताबिक उस रात की जो दहशत थी वो हमेशा के लिए उस इंसान के जहन में बस चुकी थी। कहानी के इस आखिरी हिस्से में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात निकल कर आती है। जब दोस्तों के साथ समर्थ वहां से जा रहा था तो उसने एक आखिरी बार मुड़कर उस घर की तरफ देखा और उस स्पष्ट रोशनी में भी घर की खिड़की पर वे दोनों भाई सीधे उसी तरफ देख रहे थे। इसका मतलब समझते हैं आप? हालांकि एक व्यक्ति उस खौफ से बचकर भागने में सफल रहा और उसने हमेशा के लिए गोवा छोड़ दिया, लेकिन वे बुरी शक्तियां, वे दोनों भाई आज भी उसी घर में अपनी उसी नफरत के चक्र में अनंत काल के लिए कैद हैं। इस पूरे विश्लेषण को अगर हम सिर्फ एक
भूतिया कहानी मान लेंगे तो ये गलत होगा। असल में इसे एक लोक कथा की चेतावनी के रूप में समझा जाना चाहिए। इस तरह की कहानियों का एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक उद्देश्य होता है। ये जीवित लोगों के लिए एक सख्त सीमा तय करती हैं। ये हमें चेतावनी देती हैं कि जिन जगहों का इतिहास अनसुलझे दर्द, हिंसा और त्रासदी से भरा हो, उन्हें कभी नहीं छेड़ना चाहिए। ये समाज को यह याद दिलाने का एक बहुत ही प्रभावी तरीका है कि कुछ अतीत ऐसे होते हैं जिन्हें दबे रहने देना ही बेहतर है। तो अंत में आज की ये चर्चा एक बहुत ही गहरा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। जरा सोचिए, क्या डिमेलो हाउस जैसी जगहों पर सच में आत्माएं कैद होती हैं, या फिर ये उस जगह पर हुए भयानक आघात और दर्द का असर होता है जो आज भी वहां मौजूद है और सिर्फ इस इंतजार में है कि कोई आकर उसे कुरे दे ताकि वो उसे अपना शिकार बना सके। ये सवाल उस डरावनी सीमा पर विचार करने को मजबूर करता है जहां इंसान की उत्सुकता खत्म होती है और एक खौफनाक अतीत शुरू होता है। आज के विश्लेषण में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि ये कहानी और इसके पीछे का मनोविज्ञान आपको गहराई से सोचने पर जरूर मजबूर करेगा।